नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। युद्ध कभी भी हो सकता है। इस वक्त लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। बॉर्डर पर जंग के हथियार और गोला बारूद जमा किए जा रहे हैं। ऐसे सेंसिटिव मौके पर देश को एकजुट रहना है, लेकिन एक नेता ऐसे हैं, एक पार्टी ऐसी है जो मौका देख रही है। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाले सीधे सीधे कांग्रेस के लोग हैं। आपके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज पहुंचाए गए, सोशल मीडिया में कई तस्वीरें छोड़ी गई, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। बहुत गौर से देखिएगा, तस्वीरों के साथ, बयानों के साथ और सबूतों के साथ कुछ लोगों को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। साउंड एकदम क्लियर है, भारत माता की जय। पिक्चर एकदम साफ। फिर भी कुछ लोग उल्टी सीधी बातें बनाते रहे। लेह के जनरल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में मोदी के दौरे पर सवाल उठाते रहे। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें चिपकाई जाती हैं। राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ चाटुकार मोदी की तस्वीरों को दूरबीन से देखते हैं, फिर अलग अलग एंगल निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। प्रधानमंत्री लेह के अस्पताल गए, गलवान के बलवानों से मिले। ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने झूठ का ऐसा कारोबार शुरू किया जिसमें सच की परछाई 1% भी नहीं थी। ट्विटर के वेरीफाइड यूजर दिल्ली में कांग्रेस के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अभिषेक दत्ता ने झूठ का पुलिंदा गढ़ा। देखिए कैसी सोच है राहुल गांधी की पार्टी के नेताओं की। प्रधानमंत्री के लिए ये लिखते हैं, यह हॉस्पिटल कहां से लग रहा है, कोई ड्रिप नहीं, डॉक्टर की जगह फोटोग्राफर, बेड के साथ कोई दवा नहीं, पानी की बोतल नहीं, पर भगवान का शुक्रिया है कि हमारे सारे वीर सैनिक एकदम स्वस्थ हैं। भारत माता की जय। ट्विटर के एक और ब्लूटिक यूजर श्रीवत्स ने मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, 56 इंच के पेट वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो कन्वेंशन सेंटर को हॉस्पिटल वार्ड कह रहे हैं। ऐसे अभिनय के लिए ऑस्कर भी कम है। कौन है ये अभिषेक दत्ता, कौन है ये श्रीवत्स? प्रधानमंत्री के बारे में ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसके कहने पर वो ऐसा लिख रहे हैं? हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले ट्विटर पर किया गया एक और कमेंट देख लीजिए। जीतू पटवारी, ये नाम मध्य प्रदेश और देश के लोगों ने खूब सुना है। कुछ महीने पहले तक सूबे के मंत्री थे, अब राहुल गांधी के सरासर झूठ फैलाने वाले संतरी बन गए हैं। मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी की पार्टी के नेताओं का दिमाग दिन भर चलता है। जीतू पटवारी ने धोनी की पुरानी तस्वीर लगाई और लिखा, एक जैसे स्थान पर दो अलग अलग काम क्यों हो रहे हैं? देश कंफ्यूज्ड है, अस्पताल है या कन्वेंशन सेंटर? लेह के जिस अस्पताल में मोदी गए वहां छत से लटके एक प्रोजेक्टर को भी गोला लगाकर दिखाया जा रहा है। जवानों के बेड के पास कोई टेबल और ड्रिपिंग स्टैंड न होने को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। काश राहुल गांधी अपने लोगों को समझाते कि इतनी चित्रकारी करने से पहले थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। जिन तस्वीरों को फैलाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़ा किया, वो तस्वीरें 100% सच्ची हैं और कांग्रेस के नेताओं का दिमाग 100% कच्चा। जी हां, राहुल जी सुनिए और समझिए, ये सेना का अस्पताल ही है। प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी स्टेज मैनेज नहीं किया गया। और अगर अब भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी के दिमाग में शक का कीड़ा है तो भारतीय सेना का यह लिखित बयान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के दौरे पर बेतुके सवाल उठाए गए तो सेना ने यह बयान जारी किया। इस बयान को आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जारी किया गया। इस लिखित बयान को हिंदी में भी समझ लीजिए। सेना ने साफ साफ लिखा,
3 जुलाई 2020 को लेह के जनरल हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फैसिलिटी का दौरा किया, उसके बारे में कुछ दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बहुत दुखद है कि हमारे बहादुर सैनिकों के इलाज पर संदेह किया जा रहा है। हम अपने सैनिकों को सबसे बेहतर मुमकिन इलाज दे रहे हैं। हम साफ करना चाहते हैं कि क्राइसिस एक्सपेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 100 बेड वाली ये फैसिलिटी जनरल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण जनरल हॉस्पिटल के कुछ वार्ड आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए गए हैं। इसलिए जो हॉल पहले ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग के काम आता था, उसे वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का भी इलाज होता है। गलवान से आने के बाद कोविड एरिया से अलग रखने के लिए घायल बहादुर जवानों को यहां रखा गया है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी इसी जगह पर घायल बहादुरों से मुलाकात की थी। ये जनरल नरवणे की तस्वीरें हैं जब वो घायल जवानों से मिलने लेह हॉस्पिटल पहुंचे थे। जिस जगह पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे खड़े थे, ठीक उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। फ्रेम से फ्रेम मिला लीजिए, बेड से लेकर पर्दे तक और दीवार पर टंगी तस्वीर तक, सब कुछ मिला लीजिए। तस्वीरें 100% सच्ची हैं और आरोप 100% झूठे। मोदी की तस्वीरों को झूठा बताने वाले अभिषेक दत्ता कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं। वो दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। श्रीवत्स कर्नाटक में कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल संभाल चुके हैं और जीतू पटवारी MP में कांग्रेस के विधायक हैं। ये तीनों ही राहुल गांधी के करीबी हैं। पॉलिटिकल एजेंडा और चाइनीज प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में राहुल के करीबी ही शामिल नहीं हैं। खुद राहुल गांधी भी इसी काम में लगे हैं, बल्कि वो इसे लीड करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लेह में गलवान के बलवान जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, उसी वक्त राहुल दिल्ली में ट्विटर पर वीडियो डाल रहे थे। के अंदर या हमारे बॉर्डर के अंदर वीडियो दिखाकर राहुल पूछ रहे थे, चीन की घुसपैठ पर लद्दाख के लोग झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी। सिंपल इन्वेस्टिगेशन में ही राहुल का वीडियो फर्जी निकला। राहुल जिसे लद्दाख का बता रहे थे, वो हिमाचल प्रदेश का निकला। वो जिनको आम नागरिक बता रहे थे, वो उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता साबित हुआ। राहुल के वीडियो में सचिन मिरूपा नाम का शख्स लद्दाख में चाइनीज आर्मी के घुस आने की बात करता है। चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है, लेकिन असल में वो लद्दाख का है ही नहीं। सचिन मिरूपा हिमाचल प्रदेश में NSUI का जनरल सेक्रेटरी है। वीडियो में राहुल ने टुंडुप नुबू नाम के जिस शख्स की बाइट लगाई, वो लद्दाख में यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी निकला। इसी तरह राहुल के वीडियो में लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर बड़े बड़े दावे कर रहा दोरजे गिल्सन लेह की यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट निकला। मोदी के खिलाफ झूठ बोलकर पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाने का यह इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। 3 दिन पहले ही राहुल ने कोरोना के इश्यू पर 4 नर्सिंग स्टाफ से बात की थी। राहुल की उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल एम्स का मेल नर्स विपिन कृष्णन भी कांग्रेस कार्यकर्ता था। प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी सरकार की नीति पर नहीं, नेता की नीयत पर संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं और मात खा जाते हैं। इस काम में कांग्रेस के ही बड़े लीडर राहुल का साथ नहीं देते, इसलिए वो अपने कुछ सपोर्टर्स से ये काम करवाते हैं, जिनका एक ही एजेंडा है, किसी तरह मोदी को बदनाम करना। चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। राहुल जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं या कोई वीडियो डालते हैं, तो कांग्रेस के ही कई बड़े नेता उनको रिट्वीट नहीं करते। 23 जून को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल इस बात से नाराज थे कि पार्टी के बड़े नेता ट्विटर पर उनको सपोर्ट नहीं करते। CWC में भी अकेले प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही राहुल का समर्थन किया। ऐसा लगता है कि राहुल ने ट्विटर को ही देश समझ लिया है। वो चुनाव भी ट्विटर पर लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के ही कुछ नेता आपसी बातचीत में बताते हैं कि राहुल सारा वक्त लाइक और रिट्वीट गिनने में बिता देते हैं। वो यही गिनती करते रहते हैं कि किस मुख्यमंत्री ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया और किसने नहीं किया,
किस प्रदेश अध्यक्ष ने कितनी देर में लाइक किया और किस पूर्व मंत्री ने उनके ट्वीट पर कमेंट किया। जब सोच यहां तक आ जाए तो समझ लीजिए कि उनको कितना अपग्रेड करने की जरूरत है। ट्विटर पर भी राहुल मोदी से जीत नहीं सकते। मोदी का पद बड़ा है, मोदी का कद बड़ा है। ट्विटर पर भी मोदी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं और वो मोदी के प्रति कमिटेड है। यानी यहां भी राहुल कुल्हाड़ी पर पैर ही मारते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच को राहुल गांधी कभी समझ नहीं सकते, लेकिन आज हमने मोदी के लद्दाख वाले भाषण का अध्ययन किया। दुनिया के अलग अलग अखबारों में मोदी की स्पीच को किस तरीके से पेश किया गया, उनकी हर एक बात का विश्लेषण कैसे किया गया। LAC पर मोदी की बंद मुट्ठी वाली तस्वीर और विक्ट्री साइन वाली तस्वीर को कितने अखबारों ने किन शब्दों के साथ प्रमुखता दी, इसके लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस देखी। यकीन मानिए पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल रहा है। ज्यादातर देश चीन के खिलाफ हैं और भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। चीन विरोधी महागठबंधन कैसा होगा, यह समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मोदी, जिनपिंग और क्लैश यानी टकराव की ऐसी हजारों हेडलाइंस इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी का 26 मिनट का भाषण 126 मुल्कों में हेडलाइन बन चुका है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, आप दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश का नाम चुन लीजिए। इस वक्त वहां पर मोदी के भाषण और चीन को भारत की ललकार का विश्लेषण हो रहा है। चीन के दुश्मनों ने एक साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर इंडियन अमेरिकन, ताइवानी अमेरिकन और तिब्बत के लोग एकजुट हो गए हैं। हिंदुस्तान से जो टकराएगा चूर हो जाएगा। हम सब साथ हैं, साथ है, साथ है। हम सब साथ हैं, साथ है, साथ है। हम सब साथ हैं, साथ है, साथ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चीन के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान शुरू हो चुका है। राष्ट्राध्यक्षों के बीच डिप्लोमेटिक बातें तो फोन पर होती हैं, लेकिन इस वक्त चीन के खिलाफ अलग अलग देशों का आक्रोश देखना है तो आपको उन देशों में छापी जा रही हेडलाइंस पढ़नी होगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, क्योंकि अब दुनिया की लाइन भी बदल गई है और हेडलाइन भी। सबने मान लिया है कि अगर कोई देश चीन को चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मोदी की दमदार तस्वीर के साथ लिखा, भारत और चीन के विवादित बॉर्डर पर मोदी का बयान, विस्तारवाद की उम्र अब खत्म हो चुकी है। यूएस न्यूज ने प्रधानमंत्री के विक्ट्री साइन की तस्वीर का इस्तेमाल किया और कहा, भारत और चीन के बीच जारी टेंशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिलिट्री बेस पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ रखने वाले जानते हैं कि अमेरिका की दो बड़ी वेबसाइट्स ने मोदी की मुट्ठी और विक्ट्री साइन वाली तस्वीर क्यों लगाई, क्योंकि ये सीधे सीधे चीन को संदेश देने वाली तस्वीरें थी। मोदी की बंद मुट्ठी भारत की ताकत दिखा रही है और उनका विक्ट्री साइन चीन के खिलाफ संभावित युद्ध में भारत की जीत का परचम लहरा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिकी वेबसाइट्स ने इन दो तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों किया। इसकी एक वजह इन तस्वीरों में छिपी है, अंधाधुंध फायरिंग में छिपी है। आज हम इसे डिकोड करेंगे। पहले कुछ और सुर्खियां देख लीजिए। अमेरिका की तरह इजराइल भी भारत का जिगरी दोस्त है, इसीलिए द जेरूसलम पोस्ट ने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन किया। द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन में शक्ति प्रदर्शन शब्द के मायने बहुत अहम है। याद रखिए, इजराइल इस युद्ध में भारत के साथ है और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत स्पाइस 2000 बॉम्ब का एडवांस वर्जन भी खरीदने जा रहा है।
मतलब इजरायली मीडिया की हेडलाइन और स्पाइस 2000 बॉम्ब का डायरेक्ट कनेक्शन है। चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान ने भी लद्दाख में मोदी की खबर को प्रमुखता दी और छापा। चीन से हो रहे स्टैंड ऑफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी चीन के बेहद करीब मिलिट्री बेस तक पहुंचे। याद कीजिए, जब गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके 43 सैनिकों को मारा, तब ताइवान का यही मीडिया था जिसने भगवान राम को ड्रैगन पर हमला करते दिखाया था और लिखा था, हम विजयी होते हैं क्योंकि हम शिकार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मोदी के भाषण को वियतनाम से लेकर अमेरिका तक पढ़ा गया, लद्दाख की तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। जानते हैं क्यों? चलिए आपको यह भी बताते हैं। पूरी दुनिया में मोदी के भाषण की चर्चा की एक वजह चीन से आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में चाइनीज सेना के एयरबॉर्न ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से किसी गुप्त स्थान पर ले जाए गए, जहां उन्होंने आसमान से छलांग मारी और युद्ध के हालात से निपटने की ट्रेनिंग ली। सिर्फ आसमान में नहीं, इस वक्त चाइनीज फोर्स की हरकतें जमीन पर भी काफी तेज हो गई हैं। और समंदर में भी चीन की नौसेना कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। चाइनीज मीडिया ने शनिवार को यह वीडियो जारी करके अपने इरादे जता दिए। यह चीन की विस्तारवादी सोच है कि वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता है, ना इंटरनेशनल वाटर्स के नियमों की परवाह करता है। और रही बात दूसरे देशों की जमीन हड़पने की, तो जिनपिंग ने इसमें पीएचडी हासिल कर रखी है। लेकिन इस वक्त भारत चीन के सामने चट्टान बनकर खड़ा है और भारत के शंखनाद के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। चीन के खिलाफ सबने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है। ये कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं, जब ताइवान की सेना ने ताइचुंग शहर के पास संभावित युद्ध और उसके बाद हमले की प्रैक्टिस की। इस अभ्यास का मकसद यही था कि अगर चीन ने हमला किया या ताइवान पर कब्जे की कोशिश की, तो जल, थल और वायु से चाइनीज सेना को कैसे मौत के घाट उतारा जाए। ताइवान की ही तरह अमेरिकी सेना भी जबरदस्त तैयारी कर रही है। सारे हथियारों की टेस्टिंग हो चुकी है, रॉकेट्स चेक किए जा चुके हैं। चीन को कब, कहां और कैसे जवाब देना है, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। बस एक्शन के शुरू होने का इंतजार है। भारत से भिड़ना चीन को महंगा सौदा पड़ेगा। रही सही कसर पूरी कर देंगे अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देश। इन तीनों ही देशों के लोग चीन से नफरत करते हैं। वहां की सरकार और वहां की सेना हर कीमत पर चीन को उसके पापों की सजा देना चाहते हैं और इसीलिए इन तीनों ने जिनपिंग का पूरा इंतजाम कर लिया है। जाहिर सी बात है, भारत समेत दुनिया के ताकतवर से ताकतवर और कमजोर से कमजोर देश की तैयारी देखकर इस वक्त चीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे। चीनी सेना कभी टैंक तो कभी समंदर के किनारे बैठकर माथापच्ची कर रही है। पिछले कुछ घंटों में यह घबराहट और तेज हो गई है। मोदी के भाषण की चर्चा चीन के दुश्मन तो कर ही रहे हैं, इसका असर चीन में भी दिखाई दे रहा है। चीन का सरकारी अखबार तो अब डरी सहमी जबान में युद्ध की बातें छोड़कर कोरोना की बातें करने लगा है। कल तक भारत को धमकी देने वाले ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ को अचानक रविंद्रनाथ टैगोर की कविता याद आने लगी। वो बॉलीवुड की फिल्मों को याद करने लगा और ग्लोबल स्टेज पर भारत की मशहूर हस्तियों की उपलब्धियों का जिक्र कर रहा है और ये भी कह रहा है कि भारत की बड़ी आबादी चीन को गलत तरीके से देख रही है। चाइनीज चैनल CGTN लद्दाख में मोदी की तस्वीरों और उनकी बातों का विश्लेषण करने लगा है। When it comes to this border issue, he was briefed by the officials there at Leh and और ये सब कुछ इसलिए हुआ
क्योंकि चीन के खिलाफ दुनिया ने हाथ मिला लिया है। भारत ने वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर चीन को जो इंजेक्शन लगाया है, अब उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। और इस बीच विकास दुबे को पकड़ने के लिए 40 थानों की फोर्स लगाई गई है। अब तक विकास के 19 साथियों की पहचान कर ली गई है। चौबेपुर थाने के हर पुलिस वाले की करीबी से जांच हो रही है, जिसमें एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है और किसी भी वक्त विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है। आज हमने विकास दुबे को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हमने कई थ्योरीज पर इन्वेस्टिगेशन की है। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विकास दुबे को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। जुर्म जब हद से गुजर जाता है तो अंजाम ऐसा ही होता है। बड़ा गुमान था बिकरू के रावण को अपनी लंका पर। यहीं से छिपकर 8 पुलिस वालों को मारा था इस गैंगस्टर ने। आज वो भागा भागा फिर रहा है, पुलिस से जान बचाने के लिए छिप रहा है। भले ही वो अभी तक पकड़ा न गया हो, लेकिन योगी सरकार ने मैसेज क्लियर दे दिया है, जहां भी होगा बचेगा नहीं। विकास दुबे ने जो जो गुनाह किए हैं, एक एक का हिसाब उसको देना होगा। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया था कि विकास दुबे ने एक बड़ा गुनाह किया है और उसे उस गुनाह की सजा भी भुगतनी होगी। कैसे क्या करना है, पुलिस को कैसे कड़ी कार्रवाई करनी है, इसको लेकर के जरूरी इंस्ट्रक्शंस पुलिस महकमे को दे दिए गए हैं। किसी को खबर तक नहीं थी कि योगी सरकार इतना बड़ा एक्शन लेने जा रही है, लेकिन प्लानिंग हो चुकी थी। इस दुर्दांत हत्यारे को इसके दुस्साहस का जवाब देना था। पहली चोट की गई रावण की लंका पर। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन पाप के किले को 3 बजे तक ध्वस्त कर दिया गया, उसी गांव के सामने जहां से विकास दुबे ने अपराध की ABCD सीखी। 48 घंटे बाद बिकरू की पिक्चर पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन में इस बात को लेकर के, इस हत्याकांड को लेकर के कितना ज्यादा गुस्सा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। विकास दुबे से जुड़ी हुई हर एक चीज को यहां पर अब मिटा दिया गया है। फर्क सिर्फ चंद घंटों का है, लेकिन इन चंद घंटों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 2 जुलाई की रात में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों के साथ जो हैवानियत की, उसका यह आक्रोश है। कैसे नेस्तनाबूद हुआ विकास दुबे के टेरर का ये टापू, उसको समझने के लिए इन दोनों तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये वही जेसीबी है जो 8 पुलिस वालों की मौत की वजह बनी। आज उसी जेसीबी से विकास दुबे के दम को प्रशासन ने जमीन तले रौंद दिया। इसी छत से विकास दुबे के गुर्गों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। आज उस छत का नामो निशान मिटा दिया गया। 12 से 14 फीट ऊंची ये वही 4 दीवारी है जिसके भीतर जाने कितने गुनाह की कहानियां लिखी विकास दुबे ने। अच्छी बात यह है कि अब न घर है और न ये बाउंड्री। पहला हिसाब पुलिस ने चुकता कर दिया। महंगी महंगी गाड़ियों पर चलना इसका शौक था। आज पुलिस ने उसकी शानो शौकत की तमाम हेकड़ी निकाल दी। अपराधियों के साथ कैसा सलूक करना है, मैसेज दिया जा चुका है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? क्यों नहीं पकड़ा गया 8 पुलिस वालों का हत्यारा? इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जिसकी वजह है विकास दुबे के मुखबिर। आशंका है कि पुलिस के लोग भी भेदिया हो सकते हैं। विकास को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें छापामारी कर रही हैं। करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। अब तक 12 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन सबको पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। दरअसल इन लोगों से विकास दुबे की घटना से पहले 24 घंटों के दौरान बात हुई थी। विकास की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों का नंबर भी आया है। पुलिस के लिए इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस के लोगों पे भी इस मामले में आरोप लगा है। यही वजह है कि एसटीएफ ने कई पुलिसकर्मियों से घंटों पूछताछ भी की है और जांच के बाद एसओ चौबेपुर को इस मामले में सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी सामने नहीं आ सकेगा। मुखबिरी की आशंका के बाद इस एंगल पर भी जांच जारी है
क्या रेड की सूचना विकास को किसी पुलिस वाले ने ही दी? एसटीएफ ने एसओ चौबेपुर, विनय तिवारी और कुछ पुलिस वालों से पूछताछ की है। इनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिरौती और रंगदारी से करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने वाले विकास दुबे के सभी बैंक खातों को जब्त करने की तैयारी हो रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें दिन रात लगातार काम कर रही हैं और पुलिस की 500 से ज्यादा सदस्य इस पूरी छापेमारी में लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि प्रशासन ने विकास दुबे से जुड़े हुए हर एक अकाउंट्स की डिटेल खंगाल ली है, जिसके जरिए विकास ट्रांजैक्शंस को अंजाम देता था। अब प्रशासन का अगला कदम घर की कार्रवाई के बाद उसके बैंक अकाउंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज पे है, ताकि इनको अटैच करने के बाद विकास दुबे की कमर को और भी आर्थिक तरीके से तोड़ा जा सके। चारों ओर से विकास दुबे पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इस हत्याकांड के कई पेच सुलझा सकता है। सवाल नंबर 1, पुलिस रेड की सूचना के बाद भी विकास भागा क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, क्यों पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए इंतजार करता रहा? सवाल नंबर 3, 8 पुलिस वालों के मास मर्डर के पीछे उसकी मंशा क्या थी? लेकिन इन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब बिकरू का डॉन विकास दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से विकास दुबे की आखिरी लोकेशन औरैया थी। एक संभावना यह भी है कि वो बीहड़ में छिपा हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि वो नेपाल भाग गया हो। इतने अलर्ट के बाद पुलिस ने लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बिकरू गांव में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो एसटीएफ को विकास दुबे की लोकेशन मिली थी, उसके मुताबिक वो यहां से भागने के बाद सबसे पहले औरैया गया था और उसकी अगली लोकेशन औरैया के बीहड़ गांव भी हो सकते हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उसकी लोकेशन नेपाल में भी हो सकती है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए दिन रात एक किए है, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास दुबे की गिरफ्तारी है और अगर अभी ये गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो ये योगी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी, जो कि सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने का बड़ा दावा करती है। विकास दुबे जैसे वायरस सोसाइटी और सिस्टम के लिए कितने खतरनाक हैं और इनका अंत क्यों जरूरी है, इसको समझने के लिए इस विश्लेषण को देखना होगा। शिवली का डॉन, बिकरू का विकास, पंडित जी, जैसे जैसे अपराध का धंधा बढ़ता गया इसके नाम बदलते गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रंगदारी, सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट मर्डर का सबसे खतरनाक कारोबारी बन चुका था विकास दुबे। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या के बाद इसे पश्चिम का श्री प्रकाश शुक्ला कहा जाने लगा। इस हत्यारे की तुलना पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से क्यों की जा रही है? उसकी वजह है दोनों की एक जैसी क्राइम हिस्ट्री। श्री प्रकाश शुक्ला 1993 20 साल की उम्र में पहला कत्ल, बहन को छेड़ने वाले को मार डाला। विकास दुबे 90 के दशक में पहला कत्ल, उम्र थी महज 17 साल, ननिहाल गंगवापुर में पहला कत्ल किया। श्री प्रकाश शुक्ला फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। एक अनुमान के मुताबिक अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जान ली। विकास दुबे श्री प्रकाश की तर्ज पर रंगदारी, फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी लेनी शुरू की। श्री प्रकाश शुक्ला पहला बड़ा पॉलिटिकल मर्डर किया महाराजगंज के लक्ष्मीपुर से विधायक रहे वीरेन शाही का। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेन शाही को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। विकास दुबे 2001 में शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। हत्या पुलिस थाने में की गई, लेकिन विकास दुबे की दहशत की वजह से किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी। बाद में वो इस केस से बरी हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे बृजबिहारी प्रसाद। यूपी से झारखंड तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। विकास दुबे सन 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र के ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में विकास दुबे को नामजद किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला के पाप का घड़ा तब भर गया जब यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी की खबर फैली।
6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बॉम्ब गिरने जैसी थी, जिसके बाद पुलिस सुपर एक्टिव हुई और एनकाउंटर में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। विकास दुबे, 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे के भी पाप का घड़ा भर गया है, जिसकी सजा कब और कैसे मिलेगी ये पुलिस और कानून तय करेगा।